जो CPU होता है, CPU जो होता है उसको आप क्या कहते हैं, ब्रेन। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब जो ब्रेन है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके भी ब्रेन की सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी है वो क्या है, गेस करिए क्या हो सकती है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है, ओके, जो कि ये दर्शाता है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और हर एक कंपोनेंट का काम क्या है। बेसिकली कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी है वो है इनपुट, जो इनपुट लिया गया है उससे प्रोसेस करना एंड आउटपुट जनरेट करना, ओके। ये ही ओवरऑल कंप्यूटर का काम है। लेकिन इसको पूरा करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, ओके। तो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी क्या है कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट करना, और इस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए कंप्यूटर के फंक्शनल कंपोनेंट्स कौन से हैं ये हमें पता चलता है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से, ओके। तो कंप्यूटर में बेसिकली जैसे मैंने बताया कि 3 चीज़ें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो यही सारी चीज़ों से रिलेटेड हैं इसके फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो सबसे पहला फंक्शनल कंपोनेंट हमारा होता है इनपुट यूनिट, देन वी हैव प्रोसेसिंग यूनिट, देन अगेन वी हैव आउटपुट यूनिट, यानी कि जो कुछ प्रोसेस किया गया है उसको आउटपुट करना, रिजल्ट को देखना, तो वो काम आउटपुट यूनिट का होता है। और साथ में हमारे पास आती है मेमोरी यूनिट, ओके। तो अगर हम इस डायग्राम की बात करें जो कि एक बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम है, ये एक कॉन्सेप्चुअल व्यू है कि ऐसा होता है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें होती हैं इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट करने के लिए, यानी यूज़र को जो भी काम करना हो उसके लिए, ठीक है। तो क्या है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, वी हैव दिस पार्ट, ये होता है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट, ओके, दिस इज प्रोसेसिंग यूनिट पार्ट। इसी यूनिट में क्या होता है, ALU, CU एंड रजिस्टर, इनको हम अभी आगे डिटेल में समझेंगे। देन वी हैव इनपुट प्रोसेसिंग पार्ट, आउटपुट प्रोसेसिंग पार्ट, और एक है हमारे पास मेमोरी यूनिट होती है। ये भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो अब इन सारी चीज़ों को कि इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या है, आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट में ये जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं इनका वर्क क्या है, मेमोरी यूनिट क्यों ज़रूरी है, इन्हें देखते हैं। सो वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज़ इनपुट कंपोनेंट विच इज़ डिज़ाइन टू टेक इनपुट्स, यानी ये इनपुट लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसे ही हम इनपुट यूनिट भी कहते हैं। क्यों इनपुट यूनिट कह रहे हैं, इनपुट क्या कर सकते हैं आप कंप्यूटर में, आप कैरेक्टर इनपुट कर सकते हैं यानी कि अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स, ओके। आप वॉइस इनपुट कर सकते हैं, आप एज अ वीडियो इनपुट कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी को समझता है, राइट। ये हमने पढ़ा है कंप्यूटर जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। क्या मशीन लैंग्वेज कैसे बनी होती है, मशीन लैंग्वेज होती है 0 एंड 1 के फॉर्म में। तो इनपुट कंपोनेंट क्या करता है कि जो यूज़र ने इनपुट किया है, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर इनपुट किया है, कैरेक्टर हम कैसे इनपुट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच की इनपुट यूनिट, कीबोर्ड की मदद से, ओके। सो कीबोर्ड में हम कैसे, हम फॉर एग्जांपल हमें ए इनपुट करना है तो हम ए की बटन को दबाते हैं, ए की को प्रेस करते हैं। लेकिन कीबोर्ड में ए के नीचे वो हार्ड कोड किया गया है कि ए के इक्विवेलेंट जो बाइनरी वैल्यू है वो वहाँ पर डाल दी गई है। तो जैसे ही आपने ए प्रेस किया, कंप्यूटर तक ए की इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू जाएगी, उससे उसको पता चल जाएगा कि ए प्रिंट करना है, ओके। तो इनपुट यूनिट ने क्या किया, हमने तो ए प्रेस किया, लेकिन कीबोर्ड जो कि एक इनपुट यूनिट है उसका काम ये है कि जो इनपुट लिया जा रहा है यूज़र से उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए। वैसे ही जब हम कुछ बोलते हैं तो हम माइक के ज़रिए उसको इनपुट करते हैं, माइक्रोफोन के ज़रिए, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हैं वो है एक वेव फॉर्म जो कि है एक एनालॉग सिग्नल, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को नहीं समझ सकता। एनालॉग सिग्नल
जो हम बोल रहे हैं वो एक एनालॉग चीज़ है, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करना डिजिटल फॉर्मेट में, ये किसका काम है? इनपुट यूनिट का, क्योंकि इससे कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर इसके इक्विवेलेंट जो भी डिजिटल चीज़ है, डिजिटल वैल्यू होगी, उसको समझेगा। तो यूज़र ने जो कुछ भी इनपुट किया है, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो वॉइस हो, चाहे वीडियो हो, चाहे वो पिक्चर हो, भाई हम जो भी सीनरी देख रहे हैं वो अल्टीमेटली अ ग्रुप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ बिट्स हैं जिनमें कुछ वैल्यूज़ डली हुई हैं जो कि हैं डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है। वो हमें वैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इनपुट यूनिट का यानी कि इनपुट कंपोनेंट का काम क्या होता है? इनपुट लेना, और उसे इनपुट किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, कैरेक्टर, वॉइस, वीडियो, इन एनी फॉर्मेट, और उससे कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। ओके, अब इनपुट यूनिट के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे हैं। इनपुट यूनिट का सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास माउस है, ठीक है। देन वी हैव कीबोर्ड, नेक्स्ट वी हैव स्कैनर, स्कैनर की मदद से भी हम इमेज को इनपुट करते हैं। देन वी हैव माइक्रोफोन, देन वेबकैम, देन वी हैव बायोमेट्रिक एंट्री, बायोमेट्रिक डिवाइसेस। आपने देखा होगा कि जब आप आधार कार्ड बनवाने जाएं, आधार कार्ड अपडेट कराने जाएं, तो आपके फिंगरप्रिंट्स, रेटिना स्कैन, ये सारी चीज़ों को इनपुट किया जाता है सिस्टम में। तो वो कैसे होता है? बायोमेट्रिक डिवाइसेस से। तो दीज आर द इनपुट कंपोनेंट्स जिनका काम क्या है? जो डिज़ाइन किए गए इनपुट लेने के लिए, इन्हें हम इनपुट यूनिट भी कहते हैं। और ये जो भी इनपुट किया जा रहा है उसे कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर समझ सके कि क्या इनपुट किया गया है। उसके बाद कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है अपने तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट फंक्शनल कंपोनेंट है प्रोसेसिंग कंपोनेंट। ओके, प्रोसेसिंग कंपोनेंट मतलब प्रोसेसिंग यूनिट, जो क्या है? हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं CPU, और इसे ही क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सो इसका काम क्या है कि इनपुट यूनिट ने जो कुछ भी इनपुट किया है उसको प्रोसेस करना। तो हमने जो फंक्शनैलिटी देखी थी इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, तो इस जगह पर काम आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो इनपुट ने जो कुछ भी इनपुट किया है ये इसको प्रोसेस करेगी। अब इसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि हमने बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का जो हमने कॉन्सेप्चुअल डायग्राम देखा था उसमें देखा था। तो हमारे पास क्या क्या पार्ट्स थे? नंबर 1 था ALU, जिसका मतलब है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये क्या करती है? ये रिस्पॉन्सिबल है अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। मतलब जो कोई भी इनपुट हुआ है उसमें रिजल्ट कैसे आएगा? जब उस पर कोई प्रोसेस परफॉर्म की जाए, और वो प्रोसेस कैसे परफॉर्म की जाएगी? जब ALU एक्टिव होगा। तो ALU का काम है इनपुट किए गए डेटा पे अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना। अरिथमेटिकल मतलब जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलर डिवीजन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और लॉजिकल मीन्स जो कंपैरिजंस होते हैं, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये सारे ऑपरेशंस हैं जो कंपैरिजंस हैं, यानी कि जो कि लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो, और अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो कौन करता है? ALU, जो कि पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। दूसरा हमारा पार्ट हो जाता है कंट्रोल यूनिट, विच इज़ कॉल्ड CU, कंट्रोल यूनिट। इनपुट से जो डेटा आया है उस पर क्या करना है, उसे कहाँ भेजना है, तो ये क्या हुआ? दिस इज़ कॉल्ड फ्लो ऑफ ऑपरेशन। फ्लो ऑफ ऑपरेशन जो है, फ्लो ऑफ ऑपरेशन को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। ओके, सो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के सिग्नल को सेंड करना, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन सेंड करना ताकि उसे इंटरप्रेट किया जा सके कि क्या ऑपरेशन करना है। देन एग्जीक्यूशन होने के बाद में मेन मेमोरी को सिग्नल देना कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन लाइन है वो भेजो कि आगे क्या करना है। तो ये सारा कौन कंट्रोल करता है? सिग्नलिंग मैकेनिज्म जो है कि कब क्या होना चाहिए। सिग्नलिंग मैकेनिज्म जो है
ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। नेक्स्ट वी हैव, हमने देखा था रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या है, एक्चुअली में होते हैं मेमोरी यूनिट, जो कि सेम चिप पर होते हैं जहाँ पर CPU होता है, यानी कि ALU और CU जहाँ होते हैं वहीं पे रजिस्टर्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेटा प्रोसेस होने के लिए आ रहा है CPU के पास, तो वो हवा में तो होगा नहीं, तो उसे स्टोर करने के लिए, उसे प्रोसेस करके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए और आउटपुट जो होना है उस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए मेमोरी यूनिट। कहाँ पर? CPU के पास, है ना। तो वो काम किसका होता है? रजिस्टर्स का। रजिस्टर्स बेसिकली होते हैं फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स क्या है? टू स्टेट डिवाइस है जो एट ए टाइम सिंगल बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। सिंगल बिट इंफॉर्मेशन मतलब या तो 0 या 1। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोसेसिंग कंपोनेंट। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके 3 पार्ट हैं। वन इज ALU, सेकेंड इज कंट्रोल यूनिट, देन थर्ड इज रजिस्टर्स। ALU क्या करता है? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट है। ये अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, इनपुट किया गया जो कुछ भी डेटा है उस पर। एंड देन कंट्रोल यूनिट ये सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि ये ऑपरेशन का फ्लो कैसा होगा कि भाई एक इंस्ट्रक्शन आया कि नंबर को ऐड करना है, फिर उसके बाद में उसको प्रिंट करना है, तो एडिशन का इंस्ट्रक्शन जो है वो आ गया। अब कंट्रोल यूनिट ही मेन मेमोरी को सिग्नल देगा कि भाई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को भेजो, ताकि उसके आगे की प्रोसेस कंप्लीट की जाए। तो ये बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको बताया कि कंट्रोल यूनिट क्या करती है, ठीक है। देन वी हैव रजिस्टर्स, जो इनपुट आया है, जो प्रोसेस होकर रिजल्ट आने वाला है, वो सारी चीज़ों को कहाँ स्टोर करेंगे? CPU रजिस्टर्स में। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे। नाउ थर्ड कंपोनेंट इज आउटपुट कंपोनेंट, जो कि डिज़ाइन किया गया है जो इनपुट डेटा हुआ था उसको प्रोसेस करने के बाद में जो रिजल्ट यानी कि जो आउटपुट आया है उसे यूज़र तक पहुंचाना है। इसे हम आउटपुट यूनिट भी कहते हैं। तो देखिए, हमने पहले समझा था कि जो कुछ इनपुट होता है, इनपुट यूनिट क्या करती है? प्रोसेस होता है, फिर होता है आउटपुट, ठीक है, यही होता है। तो लेकिन जो इनपुट किया जा रहा है वो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? ह्यूमन टू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। और जब ये सारा कुछ होके प्रोसेस होके जब आउटपुट आया, वो कैसा होता है? मशीन लैंग्वेज में, तो उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। अब एक सिंपल सी चीज़ देखिए, आपको मॉनिटर में जो कुछ भी दिख रहा है वो एक्चुअली में डिस्क में जो स्टोर्ड है वो है बाइनरी फॉर्मेट में, क्योंकि कंप्यूटर वही चीज़ समझ सकता है। लेकिन आपको दिखता है वॉलपेपर, आपको आइकॉन्स दिखते हैं कलरफुल, आपको वो आइकॉन्स के नाम दिखते हैं, फॉर एग्जांपल फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फोटोशॉप, पेंट, फोल्डर का नाम दिखता है। वो क्या है? एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, वो आउटपुट यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है ताकि आप समझ सको कि वहाँ पे क्या रखा है। अगर आउटपुट यूनिट वो चीज़ ना करे, अगर मशीन लैंग्वेज में जो कुछ भी स्टोर डेटा है उसका ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन ना हो, तो क्या आप कभी भी उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे? नहीं एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि आप मशीन लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम लिखा हुआ है अवी, अब ये कुछ 0101101010 ऐसा कुछ इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर ये लिखा रहे तो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि, जब तक कि मुझे इस चीज़ का एकदम कीन नॉलेज ना रहे तब तक कि मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि ये अवी लिखा हुआ है। ओके, तो क्या हुआ? आउटपुट यूनिट का काम, जो प्रोसेसिंग के बाद में रिजल्ट आया है वो है मशीन लैंग्वेज के फॉर्मेट में, तो उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम होता है आउटपुट यूनिट का। ओके, जो भी प्रोसेस होकर रिजल्ट जनरेट हो रहा है वो बाइनरी फॉर्मेट में यानी कि मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में है, ठीक है। तो उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी जो होती है वो आउटपुट यूनिट की होती है, और उसे आप तक पहुंचाने की भी जो जिम्मेदारी है वो आउटपुट यूनिट की होती है। कोई गाना रखा हुआ है, MP3 फाइल रखी हुई है, वो भी तो डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल फॉर्मेट? 0 और 1, दिस इज डिजिटल फॉर्मेट, ठीक है। आप क्या करिए, आप कभी भी किसी
गाने को नोटपैड में ओपन करने की कोशिश करिए, यानी आप किसी भी MP3 फाइल में जाएंगे और आप उसे ओपन विथ नोटपैड करिएगा तो इतना लंबा अजीब सा कुछ कोड सामने आएगा जो कि शायद हेक्साडेसिमल और इन सब चीज़ों का मिक्सचर होता है। क्या आप उसे कभी समझ पाएंगे? और क्या करिएगा, बीच में से कुछ हिस्सा सिलेक्ट करके हटा दीजिएगा और उसे वापस .mp3 फाइल में सेव कर दीजिएगा और फिर प्ले करके देखिएगा तो उतना पार्ट जो गाने का है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर्ड है। तो क्या आप उसे कभी समझ पाएंगे? जो कुछ प्ले हो रहा है वो अल्टीमेटली डिजिटल फॉर्मेट प्रोसेस हो रहा है, वो जो डिजिटल डेटा है वो प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस होके आपको गाने के रूप में सुनाई दे रहा है, वो काम है आउटपुट यूनिट का। ओके, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया कि ये गाना है, उसको आउटपुट यूनिट तक पहुंचाना है। ठीक है, तो आउटपुट यूनिट ने आपको उसी फॉर्मेट में सुनाया जिस फॉर्मेट में आप उसे समझ सकते हो, तो ये काम है आउटपुट यूनिट का। ठीक है, अब आउटपुट यूनिट के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? आउटपुट यूनिट के एग्जाम्पल्स, सबसे पहला आप ले लीजिए मॉनिटर। सबसे पहला मॉनिटर हो गया, देन वी हैव प्रिंटर, देन वी हैव स्पीकर्स। ये मैंने आपको 3 बता दिए हैं। ओके, आप कमेंट सेक्शन में और लंबी लाइन लगाइए, देखते हैं आप कितने आउटपुट कंपोनेंट्स और इनपुट कंपोनेंट्स बता सकते हैं, इनपुट यूनिट्स एंड आउटपुट यूनिट्स। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने कंपोनेंट्स देखे। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो ना हो तो कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए, कंप्यूटर में जो CPU होता है, CPU जो होता है उसको आप क्या कहते हैं? ब्रेन। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब जो ब्रेन है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके भी ब्रेन की सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी है वो क्या है? गैस करिए क्या हो सकती है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रेन की फंक्शनैलिटी की, विच इज़ मेमोरी। हमने अभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा था? यहाँ पे था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, और यहाँ पे एक था मेमोरी एंड यहाँ पे था एक स्टोरेज, है ना, ऐसा कुछ था। तो ये मेमोरी एंड स्टोरेज, ये दोनों आते हैं मेमोरी यूनिट में एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी यूनिट। ओके, तो ये हुई कि मेमोरी यूनिट क्यों है और इनके क्या टाइप्स हैं। तो मेमोरी यूनिट क्यों ज़रूरी है? भाई, यूज़र जो कुछ भी डेटा इनपुट कर रहा है वो कहीं तो स्टोर होगा, हवा में तो होगा नहीं, इसलिए मेमोरी ज़रूरी है। ठीक है, तो करंट जो भी टेम्पररी प्रोसेसिंग होती है वो होती है हमारी मेन मेमोरी में। ओके, और जो कुछ भी परमानेंट स्टोरेज होता है वो होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी में। मेन मेमोरी को ही हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी टाइप्स हैं, उसे हम समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे कि हमने कहा कि कंप्यूटर में CPU जो है वो ब्रेन है, तो ब्रेन की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है वो है मेमोरी। ओके, तो कंप्यूटर मेमोरी जो है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को स्टोर करने के लिए चाहिए। यूज़र जो भी डेटा दे रहा है, आप उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं वो कहाँ पर होगा? उसको स्टोर करने के लिए, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चाहिए मेन मेमोरी। तो ये सारा कुछ जो होता है, जो कि टेम्पररी एग्जीक्यूशंस होते हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती है वो होती है मेन मेमोरी की मदद से। ओके, सो बेसिकली मेमोरी है क्या? मेमोरी है सीक्वेंस ऑफ बिट्स। बिट्स का एक एरे होता है। अब ये बिट्स क्या है? मैंने आपको भी बताया था, बिट्स मीन्स एक बिट में क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है या तो फिर 1 हो सकता है। ये एक टू स्टेट डिवाइस है, एक टू स्टेट यूनिट है जो कि एट ए टाइम कोई एक सिंगल बिट को ही स्टोर कर सकती है। वो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। इसी से फॉर्म होता है सेल, सीक्वेंस ऑफ बिट से फॉर्म होता है सेल, एंड देन सीक्वेंस ऑफ सेल से फॉर्म होता है वर्ड, जो कि क्या होता है? विच इज़ इन बाइट्स। ओके, नाउ बाइट जो है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट्स। तो अगर हम कहें कि अगर 4
बाइट्स का एक वर्ड है, 1 वर्ड इज इक्वल टू 4 बाइट्स, इट मीन्स 32 बिट्स का है वो, राइट। 32 बिट्स के सीक्वेंस का एक वर्ड है। ओके, नाउ देखिए, ये जो बिट है ये एलिमेंट्री यूनिट है मेमोरी की। ओके, दिस इज द बिट जो है एक्चुअली में एलिमेंट्री यूनिट होती है, किसकी? एलिमेंट्री यूनिट ऑफ मेमोरी। ओके, मेमोरी और स्टोरेज सबसे बेसिक होता है बिट। ओके, सबसे पहले होता है बिट इटसेल्फ, बिट 1 बिट, देन 8 बिट्स जो होते हैं वो होते हैं इक्वल 1 बाइट। ओके, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। देन वी हैव 1024 बाइट्स equal to 1 KB. Okay, then 1024 KB is equal to 1 MB. Then 1024 MB is equal to 1 GB and so on. इससे आप क्या समझे? देखिए, हर अपर यूनिट जो है वो अपने लोअर की 2 to the power 10 गुना है। ठीक है, मतलब आप 1024 को और क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 10 लिख सकते हैं ना, 2 to the power 10 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB, 2 to the power 10 KB इज इक्वल टू 1 MB, 2 to the power 10 MB इज इक्वल टू 1 GB। इट मीन्स एवरी हायर यूनिट, जो हायर यूनिट है, इज़ 2 to the power 10 ऑफ इट्स लोअर यूनिट। उसकी लोअर, जो उसकी पिछली यूनिट है, उसकी 2 to the power 10 गुना होती है। ओके, सो ये हुई मेमोरी यूनिट की बात। सो हम बात कर रहे हैं मेन मेमोरी की। मेन मेमोरी क्या होती है? इट इज़ एन एरे ऑफ बिट्स, जो कि यूनिक एड्रेस होता है हर एक बिट का, हर एक सेल का, और उसी एड्रेस की मदद से उसमें रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, यानी कि डेटा उसमें जाता है, वहाँ से डेटा रीड किया जाता है। ओके, नाउ मेन मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी क्यों कहा जाता है? वाई मेन मेमोरी इज़ टेम्पररी मेमोरी? बिकॉज क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशंस कैरी आउट होते हैं वहाँ पे। ठीक है, कि मेन मेमोरी में ही सारा जो कुछ भी प्रोसेस होने वाला है वो स्टोर होता है। करंट डेटा, जो प्रोसेसिंग डेटा है, वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं, डेटा जो है, वो मेन मेमोरी में ही होता है। तो जैसे ही प्रोसेसिंग हो जाती है तो उस डेटा को फ्री कर दिया जाता है, ताकि और भी आगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जा सके, उनको प्रोसेसिंग के लिए जगह मिल सके। ओके, सोचो अगर ये ना हो तो दूसरी प्रोसेस के लिए मेमोरी अवेलेबल होगी क्या? नहीं। इसलिए मेन मेमोरी टेम्पररी है, ताकि जो करंट एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो, उसका आउटपुट आए, और नेक्स्ट जो प्रोसेस है या नेक्स्ट एग्जीक्यूशन जो है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, उसके लिए जगह मिले। ठीक है, क्योंकि ये टेम्पररी मेमोरी है, मतलब ये डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती, इसलिए ज़रूरत पड़ती है सेकेंडरी स्टोरेज की। इट मीन्स कि जो कुछ भी प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट हुआ, वो रिज़ल्ट जो आएगा ये परमानेंटली उसे स्टोर करता है लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि अगर आगे ज़रूरत हो तो आप सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में लाओगे, एंड मेन मेमोरी फिर CPU के पास उसे प्रोसेसिंग के लिए भेजेगी। फिर वहाँ से जब वापस रिज़ल्ट आएगा तो वो उसे हम फिर अपने सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। सो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हमने जाना मेमोरी को भी, तो मेमोरी को भी हमने कैटेगराइज किया था दो टाइप से। नंबर 1 वाज प्राइमरी मेमोरी एंड अदर वन इज़ सेकेंडरी। सो प्राइमरी क्यों यूज़ होती है? प्राइमरी जो है वो जो टेम्परेरी डेटा है, टेम्परेरी जो इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस हो रहे हैं उनको स्टोर करती है, एंड सेकेंडरी इज़ फॉर परमानेंट स्टोरेज। प्राइमरी अगेन वी हैव रैम which is called main memory, and other is ROM. Okay, RAM is further divided into two types, which is dynamic RAM and दूसरी है static RAM, and ROM भी again divided है, which is PROM, which is programmable ROM, then EPROM जो है erasable programmable ROM, then we have EEPROM, electrically erasable programmable ROM, which is read only memory. This is random access memory, this is read only memory.
ओके, नाउ सेकेंडरी में हमारे पास क्या आएंगे, परमानेंट स्टोरेज है, तो वी हैव मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, देन वी हैव फ्लॉपी डिस्क, हालांकि ये सारी चीज़ें अब नहीं यूज़ होती हैं फ्लॉपी डिस्क जो है, देन CDs, DVDs एंड फ्लैश ड्राइव्स। ओके, सो ये सारे हैं मेमोरी के टाइप्स। तो ये सारा कुछ मिलके जो है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ओके, तो क्या क्या था, इस फटाक से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम बनाते बनाते हम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए CPU। CPU में क्या क्या होगा, वी विल हैव ALU, ओके, एंड CU। जो कुछ भी प्रोसेस किया जा रहा है वो ALU के द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। प्रोसेसिंग के लिए इंस्ट्रक्शन कब लानी है, डेटा कहाँ जाना है, कैसा फ्लो होगा ऑपरेशन का, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल यूनिट। और जो कुछ भी डेटा CPU में प्रोसेस के लिए आ रहा है वो टेम्परली स्टोर कहाँ होता है, CPU के ही चिप बोर्ड में जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें, ठीक है। देन हमारे पास हैं इनपुट यूनिट, इनपुट कंपोनेंट्स, ठीक है। इनपुट यूनिट जिससे यूज़र इनपुट परफॉर्म कर रहा है, जिस पर CPU प्रोसेस करता है। CPU ने प्रोसेस किया, उसके बाद रिज़ल्ट आया, तो वो रिज़ल्ट दिखाने की जिम्मेदारी किसके पास है, आउटपुट यूनिट पर। ओके, अब प्रोसेसिंग कहाँ होगी, टेम्पररी प्रोसेसिंग जो यूनिट इनपुट किया वो CPU में प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट आया, ये जो टेम्पररी चल रहा है वो कहाँ होता है, मेमोरी में, विच इज़ मेन मेमोरी। ओके, अगर मैंने सिर्फ मेमोरी लिखा मीन्स मेन मेमोरी की बात कर रहा हूँ मैं, यानी रैम की बात कर रहा हूँ। और अगर मैंने स्टोरेज लिखा मतलब परमानेंट स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, यानी कि जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी, CDs, फ्लैश ड्राइव, ये सब कुछ है। तो ये है हमारा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट कंपोनेंट, प्रोसेसिंग कंपोनेंट, आउटपुट कंपोनेंट एंड मेमोरी यूनिट। ओके, आई होप आपको बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन समझने में कि इनपुट यूनिट का क्या काम है, प्रोसेसिंग यूनिट का क्या काम है, आउटपुट यूनिट का क्या काम है, मेमोरी का क्या रोल है, ये सारा कुछ इस वीडियो से क्लियर होगा। कंप्यूटर से रिलेटेड और भी वीडियोस मेरे चैनल पर डले हुए हैं, आप उन्हें ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग स्पर्धा ज्ञान।